नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए भाग प्रथम का दूसरा प्रश्न पत्र प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक में शुक्र के द्वारा प्रशासन के बारे में जो महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो शुक्र नीति सार में बहुत से प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को उभारा गया है और उन पर चर्चा की गई है। ये मुख्य रूप से यदि हम देखें तो कर पद्धति है, स्थानीय प्रशासन या न्याय पद्धति, या हम इसे न्याय का महत्व भी कह सकते हैं, दंड सिद्धांत, और इस तरह से कई तरह की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया है। कर पद्धति की बात हम करें तो शुक्र ने आय और व्यय के बारे में विस्तृत विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने सेना और प्रजा के संरक्षण के लिए और यज्ञ करने के लिए कोष संग्रह किया जाना जरूरी बताया। ऐसा कोष राजा के लिए इस लोक तथा परलोक में सुखदायी होता है। भोग विलास के लिए संग्रहित कोष दुख का कारण बन जाता है। जो धन संग्रह स्त्री और पुत्रों के लिए ही किया गया है वह केवल उपभोग के लिए होता है। ऐसे कोष से परलोक में कोई सुख नहीं मिलता वरन नरक मिलता है। जो अन्याय से कोष का संग्रह करता है वह पाप का भागी होता है, और धन सुपात्र से ग्रहण किया जाता है या सुपात्र को दान दिया जाता है वही बढ़ता है। तो शुक्र ने तीर्थ या देव स्थानों से आपातकाल को छोड़कर कभी कर नहीं लिए जाने की बात कही। यदि आपातकाल को छोड़कर राजा कर बढ़ा देता है या प्रजा के धन का शोषण करता है तो प्रजा, राज्य, कोष और राजा नष्ट हो जाते हैं। बेचने और खरीदने वालों को जो राजभाग देना पड़ता है वह शुल्क कहलाता है। शुल्क लेने के स्थान बाजारों के मार्ग या सीमा यानी गांव की चौकी होते हैं। एक वस्तु पर एक बार राज्य शुल्क लिया जाना चाहिए। जिस भूमि में कंकर हो या बंजर हो उसे आय का छठा भाग राजा कर के रूप में स्वीकार करे, और जिस भूमि से राजा को 100 रुपये भर चांदी की आमदनी हो उसमें राजा किसान से पैदावार का 20वां भाग ग्रहण करे। व्यापारी और ब्याज लेने वालों से राजा लाभ का 32वां अंश ले। राजा अपनी आय के 1/3 भाग से सेना का संग्रह करे। उसका आधा भाग दान में लगाया जाए। आधे भाग में प्रजा की रक्षा और आधे भाग में अधिकारी गणों की वृत्ति हो। अर्धांश से राजा अपना काम चलाए तथा एक अंश सदा कोष में पड़ा रहे। इस प्रकार राजा प्रति वर्ष आय का विभाजन करके व्यय करे, और इस व्यय को बेनी प्रसाद ने भी समझाया। जैसे आय का आधा भाग कोष में जमा किया जाए, शेष का आधा अर्थात कुल आय का 1/4 सेना पर व्यय किया जाए, कुल आय का 1/12 अंश ग्रामों के चौधरियों के वेतन पर व्यय किया जाए, शेष 2 बराबर भागों में बांटा जाए अर्थात कुल आय के 1/28 अंशों में, और उन्हें दान, जन मनोरंजन, अधिकारियों के वेतन और राजा के व्यक्तिगत खर्चों पर व्यय किया जाए। स्थानीय प्रशासन की बात भी शुक्र ने की है कि जिस व्यक्ति को राजा 10 गांवों का अधिकार देता है वह नायक कहलाता है। जो 100 गांवों का अधिपति होता है वह सामंत होता है। 100 गांवों का अधिकार देकर जिस भृत्य को सामंत के बराबर ही वेतन देकर नियुक्त किया गया हो वह अनुसामंत कहलाता है। जो 10,000 गांवों का कर ग्रहण करता है वह आशा पालक कहलाता है। जिसकी लंबाई चौड़ाई का घेरा 1 कोस हो और 1000 राजकीय कर देता हो वह ग्राम कहलाता है। प्रत्येक ग्राम में भूमि कर इकट्ठा करने वाला राजा द्वारा नियुक्त ग्रामपति कहलाता है। जितना देश जिस राजा के अधीन होता है उतना प्रदेश उसका राष्ट्र कहलाता है। स्थानीय प्रशासन की इस व्यवस्था के आधार पर शुक्र ने विकेंद्रीकरण, सत्ता और व्यवस्था के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया है। न्याय का महत्व और न्याय पद्धति के बारे में भी शुक्र नीति में विस्तार पूर्वक लिखा गया है, और न्याय को राज्य का प्रमुख दायित्व माना गया है।
राज्य का सर्वप्रमुख कर्तव्य है कि वह दुष्टों का निग्रह करे तथा सभी सज्जन व्यक्तियों के सम्मान और संपदा की रक्षा करे। शुक्र के अनुसार राज्य कानूनों के स्रोत कई हैं, जिनमें जैसे धर्मशास्त्र है, जातियों, प्रदेशों व श्रेणियों के चलन तथा राजा के आदेश, परंपराएं आदि। राजा को दंडधारी होना चाहिए, क्योंकि दंड के भय से दुष्ट मनुष्य दुष्टता को त्याग देते हैं, चोर भाग जाते हैं और आतताई भी डर जाते हैं। राजा की दंड नीति से ही सारे उपक्रम सिद्ध होते हैं। दंड ही सारे धर्मों का एकमात्र रक्षक माना गया है। दंड देने का कार्य राजा के अधीन है, क्योंकि वह शक्तिशाली होता है। फटकारना या अपमान करना, किसी को बांध लेना, ताड़ना देना या द्रव्य हरण करना या गधे पर चढ़ाना, अंग छेद करना और वध भी करा देना, ये सब दंड के प्रकार है। यदि गुरु भी कार्य और अकार्य को भूल जाए और धर्म मार्ग को छोड़कर चले तो राजा को उसे भी दंड देना चाहिए। शुक्र ने न्यायिक प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए ये कहा कि राजा को उचित है कि वह वकील, अमात्य, ब्राह्मण और पुरोहित के सहित अपनी बुद्धि को निश्चल करके और क्रोध व लोभ से रहित होकर क्रम से व्यवहारों को यानी मुकदमों को देखे। उसे अकेले कोई मुकदमा नहीं सुनना चाहिए तथा दोनों ओर वादी प्रतिवादियों की युक्ति प्रत्युक्ति को अच्छी तरह सुनना चाहिए। राजा या राजा के अधिकारी को खुले में अभियोगों का निर्णय करना चाहिए और राजा को स्वेच्छाचारिता को छोड़कर शास्त्र के अनुसार चलना बहुत ही जरूरी और उचित भी है। शुक्र नीति में न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं भी बताई है। शुक्र ने राजा के द्वारा केवल ऐसे व्यक्तियों को ही न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करना चाहिए जो वेदों के ज्ञाता हो, जिनका इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण हो तथा जो सदाचार संपन्न, सत्यवादी और प्रियभाषी हों। राजा जिन उत्तम कुलों की श्रेणी यानी पंचायत या गणों को अच्छी तरह जानता हो, उन्हें गांव के झगड़े निपटाने पर लगाना चाहिए। जिस अभियोग पर विचार कुल के द्वारा न हो सके उसे पंचायत निर्णय करे, और जिसे पंचायत भी नहीं कर सके उसको राजा द्वारा नियुक्त किया हुआ गण यानी बोर्ड वो निर्णय करे। जब किसी अभियोग का निर्णय गण भी करने में असमर्थ हो तो राजा के अधिकारी उसे करे। एक व्यवहार की पड़ताल 1, 2 और 3, 4 बार होनी चाहिए। तो इस तरह किसी भी मुकदमे की जांच पड़ताल बार बार की जानी चाहिए, कम से कम 2-3 बार तो की ही जानी चाहिए। शुक्र नीति में जिस न्याय के बारे में, ये न्याय प्रणाली के बारे में बताया गया है, उससे कई बातें स्पष्ट होती है। जैसे मुकदमों की सुनवाई एकांत में न होकर खुले में होनी चाहिए। दूसरा, राजा को स्वयं अथवा अकेले ही उनका निर्णय नहीं करना चाहिए। तीसरा, मुकदमों की सुनवाई में सभ्यों, वकीलों, साक्ष्यों और प्रमाणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। चौथा है, प्रांग विवाक यानी वकील नामक न्यायिक अधिकारी का न्यायिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भाग है। अगला है पंडित, जो शुक्र के अनुसार राजा का कानून मंत्री होता है, राजा को कानूनों के विषय में परामर्श देता है। छठा है, शुक्र नीति में न्यायाधीशों के साथ साथ विचार सभा का भी उल्लेख किया गया है। विचार सभा की यह व्यवस्था वर्तमान समय की जूरी के समान है। शुक्र ने राजा को सुझाव दिया है कि सुपरीक्षित एवं सुयोग्य व्यक्तियों को ही विचार सभा में नियुक्त किया जाए। सातवां है, न्याय के विभिन्न स्तरों में सर्वप्रथम कुल आते हैं, उनके बाद श्रेणी, फिर गण, उनके बाद राजा के अधिकारी और बाद में अध्यक्ष और अंत में स्वयं राजा। तो इस तरह से शुक्र नीति सार में न्यायिक प्रणाली के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा गया है। शुक्र ने दंड सिद्धांत के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किए। शुक्र ने दंड व्यवस्था के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालते हुए ये कहा कि दंड ऐसा साधन है जिससे असत आचरण की निवृत्ति होती है। दंड प्रजाजन को धर्म में संलग्न रखता है तथा उन्हें विविध प्रकार के अनुचित, अवैध, अनैतिक और समाज विरोधी कार्यों से विमुख रखता है। दंड राज व्यवस्था का अत्यधिक महत्वपूर्ण साधन है।
अतः शुक्र ने शासक को परामर्श दिया है कि दंड की शक्ति का उपयोग करने में वह किसी भी प्रकार की असावधानी, शिथिलता या अनावश्यक कठोरता नहीं बरते। दंड व्यवस्था के बारे में शुक्र ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई, जैसे दंड देने के प्रसंग में प्रत्येक परिस्थिति में निष्पक्षता का पालन किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति को समाज में चाहे गुरुजन की स्थिति प्राप्त हो या सरकारी अधिकारी, अपराध करने पर उसे स्वयं ही और पर्याप्त दंड दिया जाना चाहिए। दंड की मात्रा और प्रकृति का निर्धारण अपराध की प्रकृति और अपराध की गुरुता पर निर्भर होना चाहिए, यानी अपराध किस तरह से किन परिस्थितियों में किया गया है। न्यायिक अधिकारी द्वारा दंड दिए जाने के प्रसंग में अपनी व्यक्तिगत इच्छा, मनोवृत्ति, भावना और दुर्भावना से कार्य नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात निष्पक्ष होकर निष्पक्ष रूप से अपने शुद्ध मन के द्वारा, आंतरिक आत्मा के द्वारा उन्हें न्याय करना चाहिए। दोष सिद्धि के लिए कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को अपनाया जाना जरूरी है। जिस व्यक्ति पर आरोप लगे हों उसे अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के भी पूरे अवसर दिए जाने चाहिए और दोष सिद्धि के लिए समुचित साक्ष्य प्राप्त हो जाने पर ही दंडित किया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। अपराधों का भी उन्होंने वर्गीकरण किया, जैसे कायिक यानी शारीरिक आघात से संबंधित अपराध, वाचिक यानी वाणी से किया गया अपराध, जैसे अपशब्द है, इस तरह गालियां बोलना, मानसिक यानी अपराध करने की इच्छा थी, अपराध भले ही नहीं किया गया हो। सांसर्गिक, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने स्वयं अपराध नहीं किया लेकिन आपराधिक कृत्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उन्होंने हेल्प की है, यानी सहायता पहुंचाई है। और इन चारों श्रेणियों के अपराधों की दो सामान्य उप श्रेणियां भी बतलाई गई है, जैसे कारित और अनुमोदित। कारित का मतलब है स्वयं किया अथवा करवाया गया अपराध। अनुमोदित का अर्थ है अपराध कार्य में स्वयं भाग न लेते हुए भी किसी न किसी रूप से अपराध करने की अनुमति दे दी हो। तो अपराधों की आवृत्ति के आधार पर चार श्रेणियां बताई, जैसे पहली बार अपराध करने वाला व्यक्ति, बार बार अपराध करने वाला व्यक्ति। तो जो पहली बार अपराध करता है उसे सकृत कहा जाता है और बार बार अपराध करता है उसे असकृत कहा जाता है। लगातार या निरंतर अपराध करने वाला व्यक्ति अभ्यस्तकृत कहलाता है तथा स्वभाव से ही अपराधी होता है उसे स्वभावकृत यानी स्वाभाविक रूप से अपराधी और स्वाभाविक रूप से दंड की मात्रा सुकृतकृत से स्वभावकृत की दिशा में निरंतर बढ़नी चाहिए। तो शुक्र ने अपेक्षा की है कि अपराधी के लिए दंड की प्रकृति और मात्रा का निर्धारण करते समय अपराधों के वर्गीकरण के सभी बिंदुओं पर समुचित रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए और उन्होंने अपराधों की विभिन्न श्रेणियां बताई हैं। वे अपराधों के संबंध में व्यापक अध्ययन की परिचायक हैं। अपराध और दंड के संबंध में उनका समस्त अध्ययन व्यवस्थित और व्यावहारिक है तथा उसकी विवेचना पर्याप्त रूप से हमें मिलती है और वो बहुत ही सारगर्भित नजर आती है। तो इस तरह से शुक्र ने प्रशासन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं वो वास्तव में राज्य के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं। धन्यवाद।